हेलो एवरीवन। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरू करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट साइंस, जिसका हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट कुछ इस तरह से होगा कि जो हमारे पास सेल होते हैं, आपने ऑर्गेनिज्म का आपको वैसे तो अंदाजा होगा ही, पर इसमें मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास सेल होते हैं जो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट होती है। उसके बाद वो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। सेम प्रोसेस होती है प्लांट में भी। तो प्लांट में सबसे पहले जैसे हमारे पास सीड होता है, उसमें प्रो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। उस प्रो मेरिस्टेम से मेरिस्टेम फॉर्म होता है। जो ये मेरिस्टेम होता है वो बाद में जब एपिकल मेरिस्टेम बनाता है तो वो स्टेम एपिकल मेरिस्टेम, शूट एक्चुअली शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम भी बनाता है। ये जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ। और इसके बाद जो ये लिटल मेरिस्टेम और इंटरगैलरी मेरिस्टेम यहाँ से बने, वो इसके सेकेंडरी मेरिस्टेम हुए। ओके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो एक्चुअली डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वो अपने आप की तरह और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी फॉर्म कर सकते हैं, या फिर वो कोई परमानेंट टिश्यूज भी फॉर्म कर सकते हैं। और परमानेंट टिश्यूज का कॉन्सेप्ट ये है कि परमानेंट टिश्यूज, अगर जैसे आप कह सकते हैं कि जब वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम, तो वो स्पेशलाइज फंक्शन के लिए खुद को डेडिकेट कर देंगे और वो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर देते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम के डिवीजन की। ये जो आपने ऊपर क्लासिफिकेशन देखी, यही एपिकल मेरिस्टेम अगर परमानेंट उससे मैच्योर टिश्यू बनाना हो, उससे पहले वो खुद को थोड़ा और डिवाइड करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम तीन पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, जो कि है प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। जो प्रोटोडर्म है वो प्लांट की एपिडर्मिस बनाता है ऑफ शूट एंड एपिब्लेमा ऑफ रूट। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, और एपिब्लेमा भी एक्चुअली एपिडर्मिस ही होता है, बस रूट में उसे एपिब्लेमा कह दिया जाता है। मतलब ये दोनों सेम ही है। और ग्राउंड मेरिस्टेम की बात करें तो ग्राउंड मेरिस्टेम से हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस लेयर फॉर्म होती है। और ये जो हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस लेयर है, इन्हीं में आपको पैरेन्काइमेटस सेल, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैम्बियम की। तो प्रोकैम्बियम इंक्लूड्स फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड प्रोकैम्बियम। तो इन सब से आप बाद में जाइलम फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम और प्रोकैम्बियम से कैम्बियम वगैरह की फॉर्मेशन भी देखेंगे। ओके। मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बता दूं, जैसे ये हमारे पास एक टीएस है, इसमें जो ये लाइन मैं यहाँ पे कैम्बियम लाइन यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, इसमें जो ये बाहर बाहर का रीजन है, इसको हम बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो अंदर की तरफ होगा इसे कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। यही बाद में डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। थोड़ा टिश्यूज की बात कर लें तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, ग्राउंड मेरिस्टेम, जब वो डिवाइड करेगा तो वो बनाएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको समझने के लिए। देखिए, पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं, ये मैंने उसका थोड़ा सा वैसे ही डायग्राम बनाया है। तो ये लिविंग सेल्स होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये जो शेप होती है ये ऑलमोस्ट आइसोडायमेट्रिक होते हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट क्या कहा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, पर क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई देते हैं, इसलिए इनमें उतना डिफरेंस हम नहीं कंसीडर करते। इनकी जो सेल वॉल होती है, जो यहाँ पे ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट की है, ये सेलुलोज की बनी होती है। और इन सेल्स के बीच में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो भी सकता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। ओके। तो इनका जो मेन काम है वो है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज। किसी में एयर सैक होते हैं, और ये पैरेन्काइमेटल सेल, ये एक तरह के सिक्रीटरी सेल की तरह भी एक्ट करते हैं। और ये पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, ये थोड़े मैच्योर, सॉरी, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। ओके। और इसके कंपैरिजन अगर हम कोलेनकाइमा से करें तो कोलेनकाइमा एपिडर्मिस लेयर के नीचे पाया जाता है। पता नहीं मैंने डायग्राम रखा होगा या नहीं, पर अभी के लिए आप यही समझ लीजिए। ये मेरे पास एक कोलेनकाइमेटल सेल है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन जो सेल वॉल की ये मैंने थिकन्ड कॉर्नर्स बनाए हैं, तो इनके कॉर्नर्स पे ज्यादा डिपोजिशन होंगी, जिनकी वजह से वो थिक हो जाते हैं। और इन सेल्स में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बिल्कुल एब्सेंट होता है। जैसे यहाँ पे इन दोनों सेल्स के बीच में कोई इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं है, वैसे ही सपोज इधर को भी एक सेल अगर होगा, उसमें भी कोई इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं होगा। ओके। और ये कंपेयर टू पैरेन्काइमेटस सेल्स, दे आर अ लिटिल हार्ड।
राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट करवाते हैं प्लांट को, और बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट अगर ये प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग प्लांट। और उसके बाद हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की, स्क्लेरेनकाइमा जिन्हें हम कहते हैं। तो ये स्क्लेरेनकाइमा दो तरह के होते हैं, एक फाइबर फॉर्म में भी मिलते हैं और एक स्क्लेरिड फॉर्म में भी मिलते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं, इनमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होता, और इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें सेलुलोज तो होगा ही होगा, पर उसमें लिग्निन की डिपोजिशन भी होगी और वो थिक होगी, और इसलिए हम यहाँ पे मैंने लिखा है लिग्निफाइड सेल वॉल, राइट। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, मैंने ये थिक वॉल्ड बनाया, होते तो ये भी थिक वॉल्ड है, बस ये नोट कर दिया है यहाँ पे बस। और दे अकर इन ग्रुप, दीज फाइबर्स अकर इन ग्रुप इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो स्क्लेरिड्स हैं वो स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल किसी भी शेप के हो सकते हैं। वो हाईली थिकन्ड सेल वॉल्स इनमें भी प्रेजेंट होती है विद नैरो कैविटीज। ओके, इनमें नैरो नैरो कैविटीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये आपको पल्प ऑफ गुआवा में मिलेंगे, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए। ओके, अब इसमें दो बातें यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है कि रूट हेयर्स एंड शूट ट्राइकोम्स आर एपिडर्मल सेल्स। अब ये जो मैंने यहाँ पे शूट ट्राइकोम्स लिखा है, ये ट्राइकोम्स एक्चुअली हेयर्स ही होते हैं। जैसे हम रूट हेयर्स बोलते हैं, शूट में उन्हीं हेयर्स को हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, और इन्हें यही एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, मतलब आउटर लेयर ही होती है। और इसके बाद ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर टिश्यू आर ग्राउंड टिश्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे यहाँ पे ये लेयर है हमारे पास एपिडर्मल की, इस ये और ये वस्कुलर टिश्यू है, इनको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, मतलब इनको अगर हम इग्नोर करें या अभी के लिए ऐसा कंसीडर इमेजिन करें कि ये गायब है, तो आप ये कह सकते हो कि ये ग्राउंड टिश्यू से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे एनाटॉमी की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले डाइकॉट और मोनोकॉट मैं आपको यहां से बताऊंगा। देखिए, ये है हमारे पास एक डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड जो होती है, एक्चुअली उसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन समझ रहे हैं आप, उसमें ऐसा समझ लीजिए कि ये जो दो सेपरेशंस में सीड फॉर्म होगा, और उसमें अगर हम उसको बीच से ब्रेक करें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हाफ पार्ट इधर हो जाएगा, हाफ पार्ट इधर हो जाएगा। और जबकि मोनोकॉट सीड है, वो सीड एक ही बॉडी फॉर्म में आपको प्रेजेंट मिलेगी। ओके, तो इसकी हम जब हम इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे तो हम इसके बेसिकली लीफ को, स्टेम को और रूट को टीएस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे, और उससे हम इसमें डिफरेंस पता करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइकॉट रूट की। अब डाइकॉट रूट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको यहाँ आप, और थोड़ा जूम कर देता हूँ क्लियर के लिए, लाइक अगर इसको मैं इस पहले इस वाले डायग्राम से देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि रूट हेयर्स जो है, ये टीएस ऑफ रूट है डाइकॉट का, है ना। रूट है, फिर राइजोडर्मिस, एक्चुअली इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसको मैं कट मार देता हूँ। और इसके बाद इसके अंदर चलते हैं तो कॉर्टेक्स आ जाता है, यहाँ है फ्लोएम, और बीच में आपको मिलेंगे जाइलम। ओके, तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये अगर मैंने जाइलम बनाए, टेट्रार्च जैसी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, तो इसी के सेपरेट ऐसे फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी डाइकॉट्स में। ओके, डाइकॉट रूट में। और इसी के कंपेयर अगर हम मोनोकॉट को करें, एक्चुअली ये डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने डायग्राम रिपीट कर दिया, इसको इग्नोर मारो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो हमारे पास मोनोकॉट रूट होती है उसमें एक्चुअली पॉलीआर्च कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब यहाँ पे ढेर सारे जाइलम होंगे। जैसे आपको डाइकॉट में टेट्रार्च कंडीशन देखने के लिए मिली थी, तो वहां पे यूजुअली टेट्रार्च या डाइआर्च कंडीशन मिलेगी, और यहाँ पे आपको पॉलीआर्च कंडीशन मिलेगी। तो ऐसे ऐसे करके फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे डाइकॉट स्टेम की। स्टेम का भी डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे स्टेम के डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो आपको इसमें और मोनोकॉट में डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। जो स्टेम रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसमें डाइकॉट स्टेम में यहाँ पे आप देखेंगे ये एक सर्कल क्रिएट करेगा, जाइलम और फ्लोएम, राइट। और यहाँ पे जब मोनोकॉट में देखेंगे तो वैसा कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। बेसिकली यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और उसके बाद जब हम बात करेंगे इनके लीफ की, तो जो डाइकॉट का लीफ होता है वो डॉर्सोवेंट्रल होता है। डॉर्सोवेंट्रल मतलब डॉर्सल साइड में आपको अलग
एनाटॉमी देखने के लिए मिलेगी और वेंट्रल साइड में अलग एनाटॉमी देखने के लिए मिलेगी। जबकि जो मोनोकॉट का लीफ होता है वो आइसोबायलैटरल होता है, मतलब अगर उससे बीच में से काट दे तो दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम सिमिट्री हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब इसके बाद इसके हम पोलन ग्रेन की अगर बात करें तो जो डाइकॉट का पोलन ग्रेन होता है वो ट्राइकॉल्पेट होता है, और जो मोनोकॉट का पोलन ग्रेन होता है वो मोनोकॉल्पेट होता है, मतलब उसमें एक होल होता है जहां से पोलन्स बाहर निकलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें फुल मॉर्फोलॉजी की बात करें, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे डाइकॉट सीड से। ये रही हमारे पास डाइकॉट सीड। अब उसमें से ही स्टेम भी फॉर्म होगी, उसमें से ही रूट फॉर्म होगी। जो रूट होगी इसमें वो टैप रूट सिस्टम होगा, और जो स्टेम होगी जैसे जैसे वो इलोंगेट करेगी उस पे जो लीफ फॉर्म होंगे वो आप देख सकते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे यही जो सॉरी इसके जो फ्लावर हैं वो आपको टेट्रा या फिर पेंटामेरस फ्लावर मिलेंगे, मतलब 5 आप देख सकते हैं, मतलब अभी याद करने के लिए ही कर लीजिए 5 और 4। और जबकि यहाँ पे अगर हम मोनोकॉट की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जब सीड होगी जो मोनोकॉट मतलब सिंगल, और उससे एडवांटेशियस रूट सिस्टम निकलेगा, उसकी जो लीव्स होंगी वो पैरेलल वेनिएशन के साथ होंगी, और जो इसका फ्लावर होगा वो ट्राइमेरस फ्लावर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बार्क ऑफ द ट्री की। एक्चुअली ये कॉर्क कैम्बियम के पार्ट में ही आएगा। अब ये मैंने प्लांट का स्टेम का टीएस लिया, डाइकॉट का ही दिख रहा है, टेट्राज कंडीशन है, तो इसमें ये एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर वाला लेयर हाइपोडर्मिस, और ये अंदर अंदर मैंने वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे इनका ग्रुप बना दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने ये येलो से मार्क किया है वो है इसका कॉर्टेक्स, है ना। अब कॉर्टेक्स सेल्स जो होते हैं वो, ये जो कॉर्टेक्स सेल यहाँ पे प्रेजेंट है येलो रीजन में, ये एक्चुअली डिवाइड नहीं करते, पर अगर ये रीगेन कर ले अपनी एबिलिटी टू डिवाइड देन दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू फेलोजन, एंड दिस फेलोजन इज आल्सो कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। ओके, नाउ दिस फेलोजन हैज अ प्रॉपर्टी कि जब ये डिवाइड करेगा तो ये दोनों तरफ डिवाइड करेगा, ये अंदर की तरफ भी डिवाइड करेगा और बाहर की तरफ भी डिवाइड करेगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो ये अंदर की तरफ अगर डिवाइड करेगा तो अंदर की तरफ ये फेलोडर्म सेल्स को बनाएगा, और अगर ये बाहर की तरफ डिवाइड करेगा तो फैलम सेल्स को बनाएगा, मतलब बाहर की तरफ ये फैलम सेल्स को, इधर इधर की तरफ फैलम सेल्स का एडिशन होगा और अंदर की तरफ होगा फैलोडर्म का एडिशन। ओके, अब ये जो फैलोजन फैलोडर्म और फैलम होते हैं ये सब मिलके पेरिडर्म लेयर ऑफ द वुड पेरिडर्म लेयर ऑफ द प्लांट बनाते हैं, और इसी पेरिडर्म लेयर के साथ जब कुछ डेड सेल्स मिल जाते हैं, भले वो सिमेट्रिकली मिले या असिमेट्रिकली, चाहे वो नजदीक नजदीक हो चाहे दूर दूर हो, वो बनाएंगे बार्क ऑफ द ट्री। अब इसके बाद थोड़ी बात हम करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो कॉर्क कैम्बियम की वजह से होती है। अब जो कैम्बियम रिंग होती है, ये जो आपको ब्लैक कलर में जाइलम फ्लोएम के साथ दिखाई दे रही है, ये कैम्बियम रिंग जब एक्टिव हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में जब मिल जाती है, तो ये फॉर्म करती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पे आप अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूं तो आप देख सकते हो मैंने जाइलम अंदर की तरफ बनाया है, तो जो ये कैम्बियम लेयर फॉर्म करेगी वो इस तरफ फॉर्म करेगी, जिससे ये जो प्राइमरी जाइलम है ये अंदर की तरफ पुश होगा, और जो सेकेंडरी जाइलम है ये बाहर बाहर की तरफ अपनी लेयर्स बनाना शुरू करेंगे। और सिमिलरली फ्लोएम की जब हम बात करेंगे तो फ्लोएम बाहर की तरफ पुश होगा और सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की तरफ ही बनेगा। ओके, तो अब इसमें बात ऐसी है कि जो यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम का प्रोडक्शन होता है, मतलब जो हम अंदर की तरफ जाइलम जाइलम क्रिएट होगा वो एक्चुअली मोर एक्टिव होता है कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि आउटसाइड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जो प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू बाहर की तरफ की प्रोडक्शन की। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम दोनों हैं वो थोड़े से क्रश्ड हो जाते हैं, मतलब वो उसके चलते दब जाते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो प्राइमरी जाइलम है वो सेफ रहेगा टुवर्ड द पिथ, पिथ मतलब ये बिल्कुल सेंटर की तरफ। ओके, at the same place, cambium form narrow bands of parenchyma, which form secondary medullary rays. Okay, तो जो कैम्बियम होगा वो जब नैरो बैंड्स बनाएगा ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, तो वो जब रेडियल डायरेक्शन की तरफ रिलीज होंगे और वो पास थ्रू, मतलब वो एक तरह से आप बोल सकते हो काट के निकलेंगे सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को, तो उन्हीं को हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इसके वुड के बारे में, मतलब लकड़ी कैसी होगी, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, सीयूटी पीजी है। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में हम वुड को क्लासिफाई कर सकते हैं। जो स्प्रिंग वुड है वो स्प्रिंग सीजन में आएगा, ऑफकोर्स समर सीजन की तरफ की बात हो रही है, या फिर थोड़ी जब फूल वूल निकल आते हैं। ओके, तो उसमें जाइलम जो है
वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा और उसमें वेसल्स होंगी विद हाई कैविटी होंगी, इसको हम अर्ली वुड कहते हैं। और जो ऑटम वुड है वो उसमें जाइलम की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी और उसमें नैरो वेसल्स होंगी, तो उसको हम लेटर वुड कहते हैं। सिमिलरली हार्डवुड वो रीजन होता है जिसमें डेड सेल विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स डिपोजिशन होता है। ओके, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं थोड़ा सा सेंटर की तरफ ही जाता है। और सैपवुड इज द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड इट इज लाइटर इन कलर। मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए थोड़ा सा ऊपर बताऊं तो कहाँ बता सकता हूं मैं। सपोज ये सेंटर का एरिया जाइलम है और ये बाहर का व्हाइट व्हाइट एरिया फ्लोएम है, तो जो हार्डवुड होगा वो थोड़ा अंदर की तरफ को प्रोड्यूस होगा और डार्कर कलर का होगा, और जो सैपवुड होगा वो बाहर की तरफ को प्रोड्यूस होगा और वो लाइट कलर का होगा। इसी से आप हार्डवुड सैपवुड की मतलब डिफरेंस जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो दो तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस में आपको जो ट्रांसपोर्ट मिलेगा वो आपको ये तरीके हैं: डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन और कैपिलरी एक्शन। डिफ्यूजन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेगा। और ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको पता है, ये भी प्रोसेस है, बस इसमें ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स के बजाय हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा। कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का होगा। और इसके बाद है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन एक प्रोसेस है जिसमें आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि वुड जो है वो बरसात के टाइम पे जब रेनफॉल होती है तो कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ वैसा ही प्रोसेस लिविंग प्लांट्स में भी मिलता है। तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉलिड कोलाइड्स ऑफ प्लांट। और कैपिलरी एक्शन का आपको पता होगा कि जैसे आप एक टब में अगर आप पाइप को डिप करेंगे तो वाटर जो है उस पाइप में थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ राइज करेगा। सेम एक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है प्लांट में, उसी को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में जानने से पहले आप सबसे पहले थोड़ा सा बल्क फ्लो या मास फ्लो को जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि H2O, मिनरल्स, फूड सब जनरली बल्क फ्लो और मास फ्लो से प्लांट में मूव करेंगे। तो बल्क मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग वस्कुलर टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, तो इसे ही हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और जो ये बल्क फ्लो है ये एक्चुअली मूवमेंट है इन सब चीजों की, मतलब H2O, मिनरल्स और फूड की, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड दैट टू इन प्लांट। ओके, और उसके अलावा जो दूसरा पाथवे हमारे पास है, जो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक्चुअल पाथवे है ट्रांसपोर्ट का, वो है हमारे पास एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब एपोप्लास्टिक पाथवे क्या है, ये समझने से पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये एक्चुअली रूट हेयर है जो आपको यहाँ लेफ्ट साइड देखने के लिए मिला है। और इसके बाद ये प्रॉपर रूट से जब कनेक्ट हुआ है तो यहाँ पे ये आप अलग अलग सेल है, जैसे ये बाहर का एपिब्लेमा है, ये कॉर्टेक्स सेल है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है, मतलब ये अंदर की तरफ आएगा और यहाँ पे जाइलम होगा। और यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है उसके साथ साथ कैस्पेरियन स्ट्रिप भी देखने के लिए मिल सकती है। तो जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्ट, या फिर प्रोटो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी। नॉट प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्ट, एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगी वो जैसे ही रूट हेयर उसे अब्सॉर्ब करेगा तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन होता है। प्लाज्मोडेस्माटा वो एक्चुअली आप कह सकते हैं दो सेल्स के बीच में, सेल वॉल के बीच में, एक्चुअली दो सेल्स जो हैं उन दोनों की सेल वॉल जो होगी उनके बीच में एक गैप होगा जो इसके मतलब एक सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से। उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और यहाँ से वाटर पास होगा, अंदर अंदर जाएगा और जाइलम में पहुंच जाएगा। और दूसरा पाथवे है एपोप्लास्टिक पाथवे। उसमें जब रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगी वाटर को तो एपोप्लास्टिक पाथवे से क्या होगा कि वो जाएगा जाएगा सेल वॉल के थ्रू होता जा रहा है जा रहा है। बट यहाँ पे जब एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप आती है तो उसमें क्या होता है कि वो टोटली इम्परमिएबल होती है वाटर के, मतलब वो वाटर को पास नहीं होने देगी। तो मतलब एटलीस्ट यहाँ तक वाटर आ सकता है, उसके बाद फिर से उसे सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद वो जाइलम में जाता है। और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और यही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, मतलब जैसे साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट होगा, वैसे ही सिम्प्लास्टिक पाथवे में वाटर की मूवमेंट के लिए थोड़ा सा हेल्प कर देगा,
है ना। और मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ देखिए जो रेड कलर से यहाँ पे शो किया है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, और जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो एक्चुअली सेल वॉल से होता हुआ जा रहा है, पर कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से उसे फिर सिम्प्लास्टिक का रूट पकड़ना पड़ रहा है और फिर वो जाइलम में जाके फिर ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए उसे अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक कहा गया है। एंड और जब उसके बाद जो वाटर जब एक बार जाइलम में पहुंच गया तो जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा ऑफ कोर्स, पर उसके साथ साथ वाटर फ्री होता है कि वो जाइलम को छोड़ के किसी और सेल में जाए या जाइलम में ही फ्लो करता रहे। ओके। और उसके अलावा जो हेल्प करता है वो है रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर का सीन ऐसा है कि जब ना रूट एक्टिव फॉर्म में कोई आयंस वगैरह उठाएगी सॉइल से, यहां बताता हूं मैं। सपोज यहाँ पे आयन था, उसको उसने एक्टिव फॉर्म से सॉइल से उठाया। अब जब वो एक्टिव फॉर्म से उसे सॉइल में उठाएगी, उसके साथ साथ वाटर भी उसके साथ साथ आ जाएगा। अब ये वाटर क्या करेगा, इस वाटर के एकदम अंदर आने की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा जो उसे फर्दर पुश करेगा जाइलम की तरफ। इसे ही हम कहते हैं रूट प्रेशर, राइट। Active intake of ions by root and water follows it. Actually, water follows this active ion intake and increases the pressure in the xylem. This is called root pressure. और इस रूट प्रेशर में क्या होता है कि वाटर इज पुश्ड अ लिटिल अपवर्ड, और इसमें एक ग्यूटेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है कि आपने देखा होगा कि जब प्लांट को सुबह या शाम आप ऑब्जर्व करोगे तो प्लांट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में, तो वो वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड ग्यूटेशन, राइट। और इसके अलावा जो हेल्प करती है, जो सबसे मेन फोर्स है, वो है ट्रांसपिरेशन पुल। 15 मीटर पर आवर की स्पीड से ये वाटर को फ्रॉम रूट ऊपर की तरफ पुल करती है। अब जो स्टोमेटा होता है जब वो ओपन होता है तो उसमें से वाटर लॉस होता है। अब वो एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, आप कह सकते हैं वैक्यूम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ पुल होगा। अब इसके बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे चलेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की तरफ। अब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट को समझ लीजिए। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है हमें हमारे पास। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं बनाया, मैंने ग्रेना बना दिया है और एक स्ट्रोमल लैमेला आपको शो कर दिया है। और ये जो इसका लिक्विड पार्ट होगा, मतलब जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होगा उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। और ये जो ग्रेना होगा, इसके जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होगा, उसमें दो रीजन होते हैं, एक नॉन अप्रेस्ड, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें जो बाहर बाहर का पोर्शन है ना, ये बाहर बाहर की तरफ का, इसको और ये वाला, इसको हम नॉन अप्रेस्ड रीजन बोलेंगे, मतलब वो किसी तरह से दबा नहीं हुआ है। और जबकि जो सेंटर वाला रीजन होगा ना, जैसे दो सेल के बीच वाला स्पेस, उसे हम बोलेंगे नॉन अप्रेस्ड रीजन। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक्चुअली दो प्रोसेसेस पे चलता है, एक है लाइट रिएक्शन और एक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये दो फेजेस में होती है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। और दोनों में एटीपी एन मतलब नॉन साइक्लिक में एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है और साइक्लिक में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जो ये साइक्लिक प्रोसेस है ये अप्रेस्ड रीजन की तरफ चलती है। साइक्लिक जो है वो चलेगी अप्रेस्ड रीजन की तरफ, या साइक्लिक अप्रेस्ड की तरफ चलेगी। ओके। और जो नॉन साइक्लिक है, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। ये जो नॉन साइक्लिक है वो चलेगी अप्रेस्ड की तरफ, तभी मैं सोच रहा मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। तो जो हमारे पास नॉन साइक्लिक है वो चलेगी इस अप्रेस्ड रीजन की तरफ, और जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है वो चलेगी इस नॉन अप्रेस्ड रीजन की तरफ। अब ये भी हम यहीं पढ़ेंगे। मैंने इसके लिए थोड़ा सा नोट्स बना के उसकी फोटो खींच ली है, आई होप इससे आप थोड़े डिसअपॉइंट ना हो। तो उसमें ऐसा है कि ये है हमारे पास जेड स्कीम बोलते हैं इसी नॉन साइक्लिक प्रोसेस को। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का पार्ट है, इसमें दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, P680 जिसे हम फोटो सिस्टम 2 भी कहते हैं और P700 जिसे हम फोटो सिस्टम 1 भी कहते हैं। जब फोटो सिस्टम 2 मतलब फोटो सिस्टम P680 पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, जो इसके सेल होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। जब वो एक्साइट होता है तो वो पास हो जाता है फियोफाइटिन में, और फियोफाइटिन से जाएगा प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, फिर प्लास्टोसाइनिन में जाएगा, और ऐसे ही ये ट्रांसफर कर देता है उसे P700 मतलब फोटो सिस्टम 1 में। ओके। अब जब ये फोटो सिस्टम 1 में गया तो फिर ये फिर पास होगा, मतलब उस पे सनलाइट भी पड़ेगी और एक्साइटेशन होगी, फिर ये ए नॉट में, जिसको हम कभी कभी क्लोरोफिल ए भी बोल देते हैं, फिर A1 में जाएगा, फिर FeS कॉम्प्लेक्स फेरिडॉक्सिन, सॉरी नॉट फेरिडॉक्सिन, FAFE कॉम्प्लेक्स, इसको A2 भी बोल देते हैं, फिर जाएगा ये फेरिडॉक्सिन में जिसके साथ FNR कनेक्ट होगा, और जो ये FNR है जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2 NADP को कन्वर्ट कर देगा NADP माइनस माइनस में,
है ना। और फिर क्या होगा, आप एक चीज ये देखिए कि जब इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो ये p680 चाहेगा कि मेरे पास वापस इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसके लिए ऑक्सीजन एक्साइटेशन कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें क्या होता है कि जो वो क्या करता है, दो मॉलिक्यूल को ऑफ H2O को कन्वर्ट कर देता है H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फॉर्म कर देता है, और ये इलेक्ट्रॉन p600 ऑक्सीजन एक्साइटेशन कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और उससे p680 में जाते हैं, और जो ये H पॉजिटिव यहाँ पे आया, ये जाके 2 NADP माइनस माइनस के साथ मिलके 2 NADPH बनाता है। ओके, अब दूसरी हम बात करेंगे साइक्लिक रिएक्शन की। ओके, ये जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन था, याद रखिएगा ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन होता है हमारे अप्रेस्ड रीजन की तरफ, ये है अप्रेस्ड रीजन। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे साइक्लिक रिएक्शन की। एक्चुअली आप देखेंगे कि साइक्लिक रिएक्शन थोड़ा थोड़ा मैच करेगा नॉन साइक्लिक रिएक्शन से। इसमें P700 से शुरू करेंगे, जो P700 जैसे यहाँ पे था वैसे ही हम साइक्लिक से शुरू करेंगे, और ये P700 से A1 में जाए, A0 में जाएगा, फिर A1 में जाएगा, फिर A2 में जाएगा, फिर FES से फेरेडॉक्सिन में जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो फेरेडॉक्सिन होगा उसके साथ FNR कॉम्प्लेक्स अटैच नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उस फेरेडॉक्सिन के वो फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोक्यूनॉन में, मतलब इस फेरेडॉक्सिन के बाद ये चला गया सीधा यहाँ पे प्लास्टोक्यूनॉन में। मैंने इसीलिए ब्लैक से यहाँ मार्क भी किया है ताकि थोड़ा सा हिंट मिल जाए अगर आप वीडियो देखें। तो यहाँ फेरेडॉक्सिन से चला गया प्लास्टोक्यूनॉन में, प्लास्टोक्यूनॉन से जाता है साइटोक्रोम B6F में, फिर वहां से प्लास्टोसाइनिन में, फिर वापस P700 में। अब इसमें क्या होता है, इसमें ATP तो सिंथेसाइज हो जाता है, मैंने लिखा है कहीं, एटीपी तो सिंथेसाइज हो जाता है, पर NADPH की कंसंट्रेशन, सॉरी NADPH इसमें सिंथेसाइज नहीं होता क्योंकि FNR कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अब्सेंट होता है, राइट। और यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म लिखी है, जैसे मैंने A0 बताया आपको, क्लोरोफिल A है, A1 की फुल फॉर्म है फाइलोक्विनोन, A2 इज FES कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो FES था वो A2 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब मैंने आपको यहाँ पे लाइट रिएक्शन बताया उसमें नॉन साइक्लिक साइक्लिक दोनों आए, और उसके बाद जब हम बात करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और इसे हम नॉर्मली कहेंगे C3 साइकिल। अब C3 साइकिल जो है वो एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट होगा टू लाइट रिएक्शन ऑल्सो। आपने ये 12th में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप किसी तरह 12th में या कभी बाद में अगर आप एक प्लांट को लाइट में रखते हैं तो ऑफ कोर्स वो लाइट रिएक्शन चलाएगा। जैसे उसको आप छाया में ले जाएंगे वो थोड़े टाइम के लिए लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क रिएक्शन दिखाएगा, पर वो उसके थोड़े और टाइम बाद, मतलब उसको सपोज मैंने 1 घंटे के लिए रख लिया, उतने टाइम तक तो उसने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन दिखा दिया, पर उसके थोड़े और टाइम बाद वो रिएक्शन करना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ओके, अब जो डार्क रिएक्शन है इसमें आपको कुछ बात समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये कि ये स्ट्रोमा में होता है। ओके, और जो इसमें मेजर एंजाइम होता है वो होता है रूबिस्को। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। ओके, अब आप ये देखिए कि जब हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस थे उसमें वाटर इज हाइड्रोलाइज्ड, और इन दिस प्रोसेस इन द डार्क रिएक्शन हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो होता है RuBp। फिर से ऊपर चला गया, आई एम सॉरी। थोड़ा सा और जूम कर देंगे हम ताकि हम प्रोसेस को यहाँ जान सके, और यहाँ पे भी मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं वो भी आप देख लीजिए। अब जो डार्क रिएक्शन हमारे पास होती है इसे ही हम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये अक्कर करती है स्ट्रोमा एंड रूबिस्को राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है, ये इसमें काम करेगा। CO2 फिक्सेशन इसमें होगी, और यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला में भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। दिस प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो ये 3 स्टेप हैं जिसमें ये प्रोसेस डिवाइड होती है। अब सबसे पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन का होता है जिसे हम कहते हैं RuBp, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, तो जब ये जो मॉलिक्यूल होता है ये एक्सेप्ट करेगा इस CO2 को, और इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम ये पहले एक अनस्टेबल 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा, फिर उसमें जब वाटर ऐड होगा तो वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा है, ये 12 मॉलिक्यूल्स है इक्विवेलेंट जब हम 1 कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं 6 के ही कॉन्सेप्ट से यहाँ चलूंगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब इस 6 RuBp से मिलती है तो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनाएगी, क्योंकि सपोज ये 6 आई मीन RuBp है,
जब ये टूटेगा तो तीन तीन मॉलिक्यूल्स में ये ब्रेक होगा, और जब ये मतलब इन टोटल आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर मैं मतलब समझ रहे हो ना, मैं बोल नहीं पा रहा अच्छे से, थ्री मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ, जैसे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल मेरे पास थ्री थ्री में कन्वर्ट होता है, तो अगर मैं उसको टाइम 6 कर दूं तो इधर भी टाइम 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 12 हुआ। फिर इसके बाद जो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब इस प्रोसेस में एटीपी कंजम्पशन होता है, तो 12 एटीपी का यहाँ पे कंजम्पशन हुआ। और उसके बाद जो प्रोसेस है उसे हम NADPH का उसमें कंजम्पशन होगा, तो NADP में वो चला जाएगा और उससे बनाएगा वो ये दो मॉलिक्यूल जो है 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसिटो फॉस्फेट। ओके, तो ये दोनों आइसोमरेज की वजह से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, और इसमें जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो बाद में रीजनरेशन की प्रोसेस में भी चला जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल जो हमारे पास बने वो टोटल, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, सपोज हमारे पास डी हैप्पी गैल दोनों मिला के टोटल 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे रीजनरेशन प्रोसेस के लिए जो आरयूबीपी को फिर सिंथेसाइज करेंगे, और बाकी जो हमारे पास ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए एक मॉलिक्यूल डी हैप, एक मॉलिक्यूल ऑफ पी गैल चला जाएगा। ओके, तो ये जो ग्लूकोज सिंथेसिस है वो कुछ इस तरह होगी, या पी गैल आइसोमरेज एंजाइम एक दूसरे में पी गैल डी हैप ऐसे ऐसे कन्वर्ट करता रहेगा, तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो है उस पे जब एल्डोलेज काम करेगा तो वो चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, जिसपे जब हाइड्रोलिसिस होगी तो एक फॉस्फेट पता नहीं कैसे निकला, ओके इससे निकला फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट से, तो वन का फॉस्फेट निकल गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचा, फिर उस पे आइसोमरेज काम करेगा तो फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा, फिर वाटर काम करेगा तो फॉस्फेटेज हो जाएगा और उससे ग्लूकोज फॉर्म होगा। और जो रीजनरेशन प्रोसेस थी जो मैंने आपको यहाँ पे शो की कि 10 मॉलिक्यूल्स जो जाएंगे वो कुछ इस तरह जाएंगे कि 10 मॉलिक्यूल्स चाहे वो पीगैल हो चाहे डी हैप हो वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो एरिथ्रोज या फिर जाइलोलोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो एरिथ्रोज है वो 4 कार्बन का है और जाइलोलोज 5 कार्बन का है। फिर उसके बाद वो सूडो हेप्टुलोज में कन्वर्ट हो जाएंगे जो 7 कार्बन का है, और फिर उसके बाद फिर कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोज में, और राइबोज के बाद हो जाएंगे राइबोज मोनोफॉस्फेट में। ओके, फिर ऐसे ऐसे ही 6 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में वो प्रोसेस बना दी है, आप इसे देख सकते हैं। और इसमें आप ये एनर्जेटिक्स जरूर ध्यान रखिए कि फॉर द फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 18 ATP और 12 NADPH इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एक CO2 अगर फिक्स करना तो 3 ATP और 2 NADPH इज अगेन रिक्वायर्ड। वो मैंने साइड में भी लिखे हैं, कुछ नई बात नहीं है यहाँ पे। ओके, सेम ही है। और उसके बाद हम बात करेंगे C2 साइकिल की। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे शायद मिस कर दिए, मैंने मिस किए क्या? नहीं, ये भी पढ़ा दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे C2 साइकिल की। अब C2 साइकिल में ऐसा होगा कि C2 नाम ही है बट ये अकर करता है इन C3 प्लांट। अब जब लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और जो रूबिस्को एंजाइम है वो एसोसिएट करना शुरू कर देता है ऑक्सीजन के, क्योंकि प्लांट अपने अंदर ऑक्सीजन बनाएगा और स्टोमेटा क्लोज है इसलिए गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, और उसकी वजह से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें बाहर से अंदर चाहिए थी वो नहीं मिलती, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन लो हो जाती है, ऑक्सीजन हाई हो जाता है, और रूबिस्को ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी के लिए हाईली एक्टिव हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट से और एंड भी होगी ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पेरोक्सिसोम, फिर क्लोरोप्लास्ट, ऐसे। तो इसमें भी जो हमारे पास एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो है आरयूबीपी। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और रूबिस्को की प्रेजेंस में वो दो मॉलिक्यूल्स को जब क्रिएट करेगा तो एक बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक बनाएगा ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब इस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से जब फॉस्फेट रिलीज होगा तो एक ग्लाइकोलेट फॉर्म करेगा। वो ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकल के पेरोक्सिसोम में जाएगा और वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी जिससे वो ग्लाइकॉक्सीलेट बनाएगा। ओके, ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट। अब उस ग्लाइऑक्सिलेट में जब अमोनिया फॉर्म होगा, आई मीन ऐड होगा, तो उससे ग्लाइसिन बनेगा जो कि एक अमीनो एसिड है, और वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन में। ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यहाँ ग्लाइसिन से मैंने लाइन से डिफरेंशिएट किया है। ओके, तो अब सेरीन जाएगा, फिर उसमें से जब जो अमोनिया है वो वापस उसको रिलीज करेगा। पेरोक्सिसोम से अमोनिया लिया था और पेरोक्सिसोम में ही रिलीज कर दिया। फिर उससे बनेगा हाइड्रोक्सी पायरोवेट, फिर उससे बनेगा ग्लिसरेट। अब ग्लिसरेट बनेगा जो वो ग्लिसरेट से बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और वो C3 में चला जाएगा।
और जो यहाँ पे 3PGA था वो अगेन C3 में ही जाता है अपनी स्टार्टिंग की प्रोसेस में, है ना। बस आप इसमें यहाँ ध्यान ध्यान रखिए कि जो C2 साइकिल है वो एक्चुअली एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंज्यूम करना है, इसलिए ये प्रोसेस होती है। और यहाँ आप इस स्टेप में देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती है। ओके, हियर एटीपी एंड NADPH आर कंज्यूम्ड, सो इट प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन इन प्लांट्स ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी। अब C3 हमने पढ़ लिया, C2 हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे C4 प्लांट्स की। अब C4 प्लांट्स जो होते हैं वो थोड़े स्पेशल प्लांट्स होते हैं। अब स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो एनाटॉमी होती है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी स्पेशल एनाटॉमी होती है। दे कंटेन बंडल शीथ सेल्स इन बिटवीन मेसोफिल सेल्स, है ना। तो इसी वजह से जो क्रैन्स एनाटॉमी है वो इन C4 प्लांट्स में पाई जाएगी। और इसमें जो आपको पाथवे दिखेगा वो दिखेगा ये। अब C4 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो कंज्यूम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आएगी और फिर पेप मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट उसे उठाएगा, मतलब फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा जो इन द प्रेजेंस ऑफ पेपकेज मतलब एंजाइम है, उससे वो उसे कन्वर्ट कर देगा OAA मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, राइट। ये इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। फिर ये यहाँ पे NADPH का कंजम्पशन होगा, फिर वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा मैलेट। अब मैलेट भी बना सकता है, ये एस्पार्टेट भी बना सकता है, मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड। ओके, तो फिर ये मैलिक एसिड यहाँ से पास होगा और पास होके ये चला जाएगा बंडल शीथ सेल्स में। ठीक है, ये जो अब तक की प्रोसेस हुई यहाँ पे पेप्केज वगैरह की, ये हुई मीजोफिल सेल्स में, यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड मीजोफिल सेल। ओके, और फिर यहाँ से ये पास हो जाएगा अंदर बंडल शीथ सेल्स में। अब मैलेट जब बंडल शीथ सेल्स में जाएगा तो वहां से क्या करता है वो पायरुवेट बनाएगा, इसमें NADP कन्वर्ट होगा NADPH में, CO2 यहाँ पे भी रिलीज होगा और उससे पायरुवेट बनेगा। और जब ये पायरुवेट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है बंडल शीथ सेल्स में, तो ये पायरुवेट फिर वापस चला जाता है हमारे मीजोफिल सेल्स में, फिर जिससे जहां पे ATP यूज करके फिर पेप को मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट को फिर से आप रीजनरेट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि C4 प्लांट्स हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। अब आप पूछेंगे फोटो रेस्पिरेशन क्या है? यही C2 साइकिल है फोटो रेस्पिरेशन, वेस्टफुल प्रोसेस। अब वेस्टफुल क्यों है, क्यों नहीं होती एक्चुअली इसमें? इसमें इसलिए नहीं होती कि यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ज्यादा था, CO2 प्रोड्यूस करनी थी, इसलिए हमें फोटो रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ी। पर जो ये C4 साइकिल है उसमें आप देख सकते हैं इस स्टेप पे यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुई है, तो ये ऑटोमेटिक अपने लिए CO2 बना लेता है फॉर इट्स सर्वाइवल। दैट्स वाई इस सेल्स आई मीन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। और ये फाउंड दिस plants are found in dry tropical region. C3 pathway is main synthetic synthesis pathway here. Okay. Although C4O is first stable product. Okay, okay. ये एक पॉइंट है कि C3 पाथवे ही इन C4 प्लांट्स का मेन बायोसिंथेसिस पाथवे होता है। अब मीजोफिल सेल्स जो हैं, जो ये इसके मीजोफिल सेल्स थे, वो रुबिस्को एंजाइम भी कंटेन नहीं करते। आपने यहाँ देखा होगा C3 प्लांट्स में कि यहाँ पे RUBP के साथ रुबिस्को एंजाइम है, तो अगर सॉरी सॉरी बहुत ही नीचे चला गया मैं, तो अगर ये रुबिस्को एंजाइम को ही कंटेन नहीं करेंगे तो ये पाथवे कैसे चलाएंगे फोटो रेस्पिरेशन और या दूसरा कोई भी। ओके, तो बंडल शीथ सेल्स में भले ही होगा पर मेसोफिल सेल्स तो नहीं कंटेन करते। ओके, अब इसमें देखिए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए 5 ATP और 2 NADPH का इस्तेमाल हुआ, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसे मल्टीप्लाई करें 30 ATP और 12 NADPH का यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद आता है कैम पाथवे। अब कैम पाथवे क्या करता है, अक्कर इन हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहां पे ये पाथवे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और पानी और भी कम है, तो एलोवेरा, अगावा, ओपनशिया इन सब के एग्जाम्पल आपको कैम पाथवे के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो ये जो कैम पाथवे है ये आपको सेम टू सेम लगेगा जो हमने अभी C4 पाथवे पढ़ा। देखिए पेप से शुरू हो रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट OAA है, फिर मैलेट बन रहा है, पर ये मैलेट जाएगा बंडल शीथ सेल में नहीं जाएगा, ये मैलेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया से ये पायरुवेट बनेगा और ये पायरुवेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा और ये स्टोर होकर रह जाएगा क्लोरोप्लास्ट सेल्स में। जब ये क्लोरोप्लास्ट सेल जब फिर इनको अवेलेबिलिटी मतलब चाहिए हो सकता है वो फिर से, तो फिर से स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज से पायरुवेट में, और ये पायरुवेट चला जाता है फिर से मीसोफिल सेल्स में, और वहां पे पेप जो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वहां पे वो रीजनरेट हो जाता है और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। और यहाँ भी CO2 HCO3 की फॉर्म में पहले कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा।
और यहाँ पे मैंने एनर्जेटिक्स लिखे हैं कि एक CO2 की फिक्सेशन के लिए हमें चाहिए 5 से 6.5। एक्चुअली ये अलग अलग वैल्यू है, बस आप समझ लीजिए अभी के लिए। या तो उसको 5 चाहिए, 6.5 ATP चाहिए और 2 NADPH। तो 2 टाइम्स 6 कर दिए तो 12 हो गए। तो ये ऐसे 5 टाइम्स 6 30 हो गए और 6.5 टाइम्स आई थिंक 39 हुए। आप कैलकुलेट कर लीजिए अब, अगर गलत नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।